जय हिंद। सिलेक्शन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से पसंद आए, समझ में आए। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि इस क्लास में अगर और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता था या आगे आने वाली क्लास में कुछ इम्प्रूव किया जाना है इसी प्रकार, तो ज़रूर आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम अगली क्लास में ज़रूर वो सुधार करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो यहाँ पे हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है पहले, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक की लाट है। अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्सा जो है उसे अशोक की लाट कहते हैं। इसे कब अपनाया गया था, तो इसे नेशनल सिंबल के रूप में अपनाया गया है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अशोक की लाट या स्तंभ के ऊपरी हिस्से को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है और यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें मुख्यतः 4 जानवरों का उल्लेख है, जिसमें से शेर, हाथी, घोड़ा, सांड, जिसमें से 2 अदृश्य हैं और 2 दृश्य हैं। अदृश्य और दृश्य का मतलब ये है कि जो सामने दिखते हैं। इसमें जब अशोक का स्तंभ है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, तो उसमें सबसे ऊपर 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं में हैं। सामने की तरफ घोड़ा और सांड है और पीछे की तरफ जो अदृश्य है वो शेर और हाथी है। अभी हम उसके जो उसका चित्र है उसके माध्यम से देख लेंगे। और अगर पूछे अशोक ने कुल कितने स्तंभों का अगर निर्माण करवाया था, तो अशोक ने 3 वर्षों में कलिंग युद्ध के बाद उसने 3 वर्षों में कम से लगभग अनुमान यह लगाया गया है कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने। 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगर पूछ ले, हिस्ट्री में कभी पूछता है कि अशोक का नाम जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है, अशोक का नाम किस अभिलेख से पता चला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्की शिलालेख से अशोक का नाम पड़ा। और यह किस नाम से इन्हें जाना गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, उसमें इन्हें देवनाम प्रियदर्शी के रूप में इन्हें मस्की अभिलेख में इनका नाम लिखा था। और अगर पूछे कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, तो 13वां शिलालेख जो था अशोक का, यह सभी शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख था, जिसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया था। और अशोक स्तंभ की अगर पूछे कि लंबाई कितनी है, तो 6.5 मीटर। अशोक स्तंभ की टोटल लंबाई कितनी है, तो 6.5 मीटर है। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी कि अशोक स्तंभ की संपूर्ण लंबाई कितना है, तो 6.5 मीटर है। ठीक है, 6.5 मीटर है, जिसमें से ऊपरी हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। और इसका वजन संपूर्ण कितना है, तो 9,500 किलोग्राम। 6.5 मीटर का है और इसका संपूर्ण वजन 9,500 किलोग्राम है। इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है पूछा जाता है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछा जाता है कभी कभी तमसो मा ज्योतिर्गमय यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते की जो लिपि थी वह देवनागरी लिपि थी। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। और यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। अशोक की लाट में कुल 4 जानवर दिखाए गए हैं। देख लेते हैं वो कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले सिंह है, जो कि 4 दिशाओं में 4 सिंह दिखाई दिए हैं। एक पीछे की तरफ है, सामने की तरफ क्या है, सांड और घोड़ा है। और पीछे की तरफ कौन से थे 2, आगे की तरफ सांड और घोड़ा है, बैल या घोड़ा। और पीछे की तरफ कौन से थे, तो पीछे की तरफ सिंह और हाथी थी। जो इसके पीछे थे वो अदृश्य हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक में तिरंगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में तिरंगा, जो कि हम सभी लोगों की शान है। नेशनल फ्लैग में 3 रंग हैं,
पहला केसरिया है, सफ़ेद है, फिर हरा है। इसी क्रम में ये तीनों रंग होते हैं। कभी कभी इसमें पूछा भी जाता है कि भारतीय फ्लैग में उनके जो रंग हैं उनको क्रम के अनुसार सेट करिए, तो कभी कभी बढ़ते या कभी घटते। तो हरा, सफ़ेद और केसरिया है। केसरिया रंग का क्या मतलब है? तो यह ताकत और साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग जो है यह ताकत और साहस का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो है शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग जो है विकास और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में धर्मचक्र है, बीच में धर्मचक्र है, धर्मचक्र है जिसमें टोटल 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं। इन 24 तीलियों का मतलब जीवन का क्रम चलते रहे, 24 घंटे इसी प्रकार चलते रहना चाहिए, इसका मतलब होता है। तो इसके बीच में धर्मचक्र है जिसमें टोटल 24 तीलियां हैं। इनका रंग समुद्री नीला है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था अगर पूछे तो 24 जुलाई 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, सॉरी 24 जुलाई नहीं, 24 जनवरी जो राष्ट्रीय गीत है इसे 24 जनवरी जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर पूछे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तो 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। 1950 को यह अपनाया गया था, जो कि आगे अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे विश्लेषण में। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका पिंगली वेंकैया ने जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तैयार किया था। और ये पिंगली वेंकैया कहाँ के थे? तो यह आंध्र प्रदेश के थे, जो वनस्पति विज्ञान के काफ़ी ज्ञाता थे। 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया था। अगर पूछे पहला ध्वज कब फहराया गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ध्वज 1906 में फहराया गया था, जो कि पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया था। ये ध्यान रखेंगे, 1906 में पारसी चौक कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने यह बर्लिन सम्मेलन में फहराया था। और 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और एनी बेसेंट द्वारा यह फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह चरखा था। राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह चरखा था। 1931 में जिसे अपनाया गया था। जब राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में चरखा था तब इस ध्वज को 1931 में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया था ध्वज से। पहले इसमें ध्वज में बीच में चरखा था, जो कि 1931 में अपनाया गया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाकर उसके बीच में क्या अपनाया गया? तो इसके बीच में धर्मचक्र अपनाया गया, जिसमें टोटल 24 तीलियां हैं। इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है 24 घंटे प्रगतिशील जीवन होना चाहिए। जीवन जो है 24 घंटे प्रगतिशील है, इसका अर्थ है। और रुकने का अर्थ क्या है? इसमें बताया गया है मृत्यु। रुकने का अर्थ मृत्यु बताया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। तो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 2:3 है, और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 3:2 है। अगर पूछे ध्वज संहिता कब की है तो 26 जनवरी 2002 में ध्वज संहिता को अपनाया गया था। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को अपनाया गया था। और ध्वज हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे को बनाने के लिए कौन सी संस्था है? तो हुगली, कर्नाटक में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जहां पर झंडे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे झंडे बनाने के लिए तो यह एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जो कि हुगली कर्नाटक में है। यह खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य होता है। खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य होता है। ध्वजरोहण देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे ध्वजरोहण करते हैं। तो ध्वजरोहण में तिरंगा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ध्वजरोहण में तिरंगा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। प्रधानमंत्री ध्वजरोहण कहाँ पे करते हैं? तो प्रधानमंत्री ध्वजरोहण लाल किले पर फहराते हैं, जो कि 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज फहराया जाता है। ध्वज फहराने इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज 15 अगस्त को फहराया जाता है, जिसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है। और राष्ट्रपति द्वारा अगर ध्वज पूछे तो राष्ट्रपति द्वारा ध्वज जो है राजपथ में फहराया जाता है, जो कि 26 जनवरी को राजपथ में राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। और 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज फहराया जाता है। आगे देख लेंगे हमारे ध्वज के क्रम जो है। तो 1906 में, यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो, तो 1906 में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो कुछ इस प्रकार था। उसके बाद 1907 में कुछ इस प्रकार हुआ। 1917 में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो इस प्रकार था। उसके बाद 1921 में चरखा था। चरखा पूरे तिरंगे में संपूर्ण में था, जिसमें सफ़ेद, हरे और लाल तीनों में चरखा था। और 1931 में जो अपनाया गया था उसमें चरखे को बीच में रखा गया था। फिर 1947 में जो हमारा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है उसमें बीच में अशोक
चक्र हुआ, बीच में उसमें चक्र हुआ। ध्वज बनाने के 9 मानक मुख्यतः हैं। कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय गान, अगर कुछ ध्वज बनाने के कितने मानक थे? 9 मानक थे, जो कि कुछ निम्न प्रकार थे। उसमें से जैसे दिया गया है, पहला लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखा जाता है, उसके प्रत्येक पट्टियों को ध्यान में रखा जाता है, उसके रंगों को ध्यान में रखा जाता है। और अगर पूछे झंडा समिति थी, एक झंडा समिति थी जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष काफ़ी बार पूछा गया है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? तो जनगण मन है। जनगण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है, और इसके रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता थे, जो 1911 में लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो अमार सुनार बांग्ला है, इसको भी लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और उसका राष्ट्रीय गान क्या है वहाँ का? तो अमार सुनार और बांग्ला है, ठीक है। और अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति पूछ ले कौन है, तो शेख हसीना के पिता जो थे शेख मुजिबुर रहमान, उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन हमारा राष्ट्रगीत, जनगण मन राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि, गायन अवधि एक तय की गई, जो कि 52 सेकंड की थी। राष्ट्रगान की गायन अवधि जो है, राष्ट्रगान की गायन अवधि जो है वो 52 सेकंड तय की गई। प्रथम प्लस अंकित पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। प्रथम और अंतिम पंक्ति में टोटल 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। राष्ट्रीय गान में पूछा जाता है कि जय शब्द कितनी बार आता है? तो राष्ट्रीय गान में जय शब्द जो है वो टोटल 10 बार आता है। राष्ट्रीय गान में 2 नदियों का नाम आता है, जो कि गंगा और जमुना है। गंगा राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूछा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विश्वधर नारायण कर रहे थे, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो विश्वधर नारायण थे। राष्ट्रगान को सरला देवी चौधरी ने गाया था। राष्ट्रगान मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में किया, जो कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडियन नाम से किया था। 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में पहली बार राष्ट्रगान हमारा छपा था, जिसका शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक था। सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ का है अगर पूछे? तो ब्रिटेन का है, जो कि गॉड सेव द क्वीन है। राष्ट्रगीत अगर पूछे तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम के अगर रचयिता पूछे कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगान के रचयिता है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, राष्ट्रगान जीडी के पेपर जैसे हुआ था तो भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से पूछा जाता था, इसके रचयिता कौन है? तो इनमें पता तो होता है कि एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पर कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों में से किसने कौन सा लिखा था। यहाँ पे सीधा हम याद करेंगे, राष्ट्रगान जो होता है ये वंदे मातरम होता है, ये तो पता है। तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो बा से देखिए वंदे मातरम शुरू होता है, और बा से बंकिम चंद्र चटर्जी शुरू होता है, ठीक है। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में हमें कन्फ्यूजन होता है तो बा से वंदे मातरम शुरू हुआ और यहाँ से बा से बंकिम चंद्र चटर्जी, इससे हम मिलान करके याद कर लेंगे। तो बचा दूसरा कौन? जनगण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिख दिए, तो हम आसानी से इस प्रकार याद कर सकते हैं। और यह किस उपन्यास से लिया गया था? तो आनंद मठ से यह लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को यह भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया गया। इसकी गायन अवधि क्या है? तो इसकी गायन अवधि 65 सेकंड की है। इसकी गायन अवधि कितनी है? तो इसकी गायन अवधि 65 सेकंड की है। राष्ट्रगीत मूल रूप से संस्कृत भाषा और बांग्ला में लिखा गया है। राष्ट्रगीत को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो शक संवत है, शक संवत पर आधारित है। 78 AD कनिष्क के द्वारा यह तैयार किया गया। कनिष्क अगर पूछे किस वंश से थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश से कनिष्क थे, और कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसेस थे।
शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग हमारा है। और यह इसमें कितने माह होते हैं, तो इसमें 12 माह होते हैं, जिसमें पहला जनवरी फरवरी मार्च हमारे इंग्लिश में होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। उसी प्रकार इसमें चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, जिसे आषाढ़ भी बोलते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ अश्विन कार्तिक अग्रहण पोष माघ और फागुन। लास्ट में क्या होता है, फागुन होता है। 22 मार्च 1957 को यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। अगर राष्ट्रीय मुद्रा का पूछ ले तो चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार है। अगर पूछें कि कुल कितने देशों के पास राष्ट्रीय चिन्ह हैं, तो टोटल 5 देशों के पास राष्ट्रीय चिन्ह है, ये ध्यान रखेंगे। और यह राष्ट्रीय चिन्ह किसने तैयार किया था, तो डी उदय कुमार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह हमारा जो है इसको तैयार किया गया, जिसमें आर जो है वो देवनागरी लिपि से लिया गया और अंग्रेजी का आर जो है अंग्रेजी से लिया गया, और दोनों को मिलाकर हमारा सिंबल राष्ट्र रुपए का ये तैयार हुआ था। इसको किसने तैयार किया था, तो डी उदय कुमार ने यह चिन्ह तैयार किया था। 15 जुलाई 2010 में यह चिन्ह अपनाया गया था। 2010 में हमारा रुपए का चिन्ह अपनाया गया था, जिसमें रा जो है देवनागरी लिपि से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा में अपना चिन्ह है। ठीक है, वो 5 देश कौन कौन से हैं, एक पहले डॉलर है, 5 में कौन कौन सी मुद्राएं हैं, डॉलर है, येन है, रुपया है, स्टर्लिन है और यूरो। इनके अपने जो है इनकी मुद्राओं में अपना अलग से एक चिन्ह है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, जिसे बट या बड़ के नाम से जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेगोलिस है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन है, जिसे कैरीफेना हिप्पूरस के नाम से भी जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद हो गया, जिससे फाइकस बेगोलिस, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई, जिससे कैरीफेना हिथूरिस के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, जिसे नीलुम्बो न्यूसिफेरा गर्टन के नाम से भी जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु जो पूछे तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है, एलिफेंट। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम बार रासायनिक आता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफिस मैक्सिमस है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, तो मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, तो आम है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पशु अगर पूछे क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। और हमारा टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973। इसके पिछली वाली क्लास में जिसमें हम बाघ अभ्यारण्य के बारे में पढ़े थे, उसमें मैंने सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बाघ से, उन सभी क्वेश्चनों को उस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन किया था। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाके वो क्लास देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर शिफ्ट में, और मेरी ये गारंटी है कि उसमें से जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो और टाइगर प्रोजेक्ट हमारा कब का था, तो 1 अप्रैल 1973 का था। राष्ट्रीय भाषा हमारी देख लेंगे तो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है, बट राज्य भाषा हिंदी को जो है वो राज्य भाषा घोषित किया गया, और वो 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है हमारी, तो देवनागरी लिपि है, राष्ट्रीय लिपि हमारी जो है देवनागरी लिपि है। और राष्ट्रीय मिठाई अगर पूछ ले तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है, किंग कोबरा है, और राष्ट्रीय सब्जी क्या है, हमारी कद्दू है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आप हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इस क्लास में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा है। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता था या किया जाना है तो ज़रूर आप बताइएगा, अगली क्लास में हम वो ज़रूर सुधार करके आएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।